समाज है, ठीक है, सत्य शोधक समाज है, इन सब के फाउंडर्स और ये जो भी सोसाइटीज हैं इनका वर्क का पता होना। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, समझ में, इस तरीके से। फिर क्या होगा हमारा, इसके साथ साथ फिर आता है फ्रीडम, जो है इंडिया का जो फाइट है, कि जो हम लोग जो है फ्रीडम के लिए वहाँ से स्टार्ट होती है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर वहाँ से 1857 का रिवॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं। फिर वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर, 93 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है, 93 ईयर्स ओल्ड मैन अभी या तो बेड पे पड़े हुए आपको दिखेंगे या तो आईसीयू में दिखेंगे। उस समय बहादुर शाह जफर को यहाँ से लोगों ने ले गए, बोले कि आप हमारे लीडर हैं, आप जो है नेतृत्व कीजिए हमारा। और 93 ईयर्स ओल्ड मैन बिना कुछ सोचे तलवार उठाते और आगे बढ़ चलते। और जब ये लड़ाई खत्म होती है, वो खौफ, वो उस समय का आप लोग समझिएगा, जब खत्म हो जाती है तो उनको जब लेके जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले बग्गी टाइप की चीजें होती थी, आगे हॉर्स से चलता था, कैबिनेट टाइप का होता था। तो उसमें जो गवर्नर जनरल वो बैठे हुए हैं, और बहादुर शाह जफर 93 ईयर्स ओल्ड मैन, उनको हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां लगाई गई हैं। इतना खौफ है अभी भी, हारने के बाद भी, कि इनसे। तो वो जो है उनको कहते हैं, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिएगा कि नेशनलिज्म की जो बात है कितनी है यहाँ पर, और वहाँ से कि ऐसे चीज़ें डाइवर्ट होती हैं। तो उनको जो है जब बेड़िया लगाए रहते हैं, तो वहाँ पर वो उनसे कहते हैं, जो अंग्रेजी जो कमांडेंट होता है, सिपाही गवर्नर जनरल जो रहता है, उनको उनसे वो बात कहता है कि क्यों जितनी जो आग की फायर था वो सब ठंडा पड़ गया, ठीक है, अब तो हार चुके हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा इनको ह्यूमिलेट किया जाए। तो और बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोग को शायद एक बात पता नहीं होगी, बहुत बड़े शायर भी थे, ठीक है, क्योंकि मुगल जो है थे, थोड़ा सा ये चीज़ें थी, लिटरेचर का पार्ट है शायरी, गज़ल वगैरह, तो शायर भी थे। तो तुरंत वहाँ पर एक वो शेर बनाते हैं और कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। बू मतलब होता है कि कहने का मतलब कि गाजियों में जब तक ईमानदारी रहेगी, ठीक है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक पहुंचेगी तेज हिंदुस्तान। कहते कि हमारा जो ताप है, ठीक है, हमारा जो देश प्रेम की भावना है, इसकी जो गर्मी आप वहां तक फील करेंगे। आप यहाँ की क्या बात करते हैं। और उस यहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे जो गलतियां हमने 1857 में की रहती हैं, वो हम भुलाते जा, मतलब उसको कम करते जाते हैं, और आगे यूनिटी एक साथ आते हैं, और इंडिया के जो स्ट्रगल है फ्रीडम का उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और देन चीजें फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ए होम फॉर्म करते हैं, वहाँ से फिर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है। फिर हम लोग और आगे जाएंगे, बंगाल पार्टीशन 1905, 1907 जो है 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, ये पूछ सकते हैं। फिर आगे आएंगे हम लोग, एक्ट वाइज देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं, 1909, 1919 और 1935। इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मतलब इसमें जितने प्रोविजन थे पूछ लेगा कि किस एक्ट के द्वारा जो कम्युनल जो राइट है वो दिया गया। तो 1909 वहां पर उसके बेस पे जो है अलग, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी को अलग वोटिंग करने का राइट दिया गया। एक सीट पे एक मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता था और वही वोट कर सकते थे, मतलब मुस्लिम ही वोट कर पाते हैं। ये अंग्रेजों का कहना था, डिवाइड एंड रूल उनका जो मोटो था, ठीक है, कि हम जो है इनको इस तरीके से बांट दें कि अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो फिर हमारे लिए खतरा है। फिर उसके बाद लेटर जो है गांधी जी एंटर करते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था, पिछले बार साल बहुत एग्जाम से पूछा गया, कि हम लोग सब पढ़ते हैं कि गांधी जी 1914 में आए थे, ठीक है, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या 1914 में पहली बार भारत आए थे, तो ऐसा नहीं है। वो 1902 में भी आ चुके थे भारत। उस समय वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो चला रहे थे अपना सत्याग्रह, तो फंडिंग की कमी थी, तो फंडिंग लेने आए थे यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन आएगा क्या पहली बार 1914 में आए हैं, तो आंसर है नहीं, ठीक है। और गांधी जी भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पिछले बार ही जो है ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन था, वेरियस एग्जाम में पूछे गए कि हु, मतलब कि किसने जो है गांधी जी की जो लाइफ है वो सेव की, ठीक है।
तो बतख मियाँ बोल करके एक क्रांतिकारी थे, गांधी जी पे जब गोली चलाई गई थी तब उन्होंने उनकी जान बचाई थी। ठीक है, हम बहुत लोग उनका नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं कि जब हम इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हैं, इतनी बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, तब हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको सॉल्व कर पाते। और सिर्फ पढ़ना नहीं, जो यहाँ पर हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो गाइडेंस देंगे, वो आपको हर जगह नहीं मिल सकता। पर्सनलाइज जो गाइडेंस होती है बहुत उसकी कमी है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे खुद की गलतियों को। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि बहुत जब ऐसे भी स्टूडेंट हम यहाँ पर एक्सक्यूज सोचते हैं कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, समय नहीं है। अगर आप समय नहीं देंगे एग्ज़ाम को तो एग्ज़ाम आपको फिर वैल्यू नहीं देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। अगर आप जाएंगे इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यू वाला पूछेगा कि आपको ही क्यों सेलेक्ट करे, मेरे पास बाहर 100 लड़के खड़े हैं, आपसे वेल क्वालिफाइड हैं, तो आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो समय नहीं है, सर मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। ऐसा एक्सक्यूज देंगे आप? डेडिकेशन है ना, इसी वजह से। तो जो आपको नोट्स और जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, रिलीजियसली अगर फॉलो करते हैं, टेस्ट देते हैं और लेक्चर्स को सही से अटेंड करते हैं, तो जितना भी जो है आप देखिएगा कि जितना भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, भी चीज़ें बताई गई हैं, वही सब एग्जाम में मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि 50% हमारा टेम्परामेंट है, ठीक है, और 50% हार्ड वर्क तो है ही। कि हम एग्जाम में कैसा करते हैं ये भी चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर आप पढ़ के गए और एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ये नहीं सर, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही, अगर वो चीज़ें आपने अपने नोट्स में से या किताबों में नहीं पढ़ी, मतलब दूसरों के लिए भी टफ है। समझा ना? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। पिछले साल 2021 में जो है यूपीएससी ने एक क्वेश्चन एप्लीकेट से लेकर जनरली यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए कि ऐसे बोर्ड से क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों में क्या है कि उसका टेंशन ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ के आया होगा, जो जिसकी हॉबी है वो सॉल्व कर दिया तो सॉल्व कर दिया, लेकिन कोई पढ़ के नहीं आया होगा, जिसके लिए टेंशन नहीं लिया। जो टफ है सबके लिए टफ है। टफ पेपर में आप लोगों को ज्यादा पूछना चाहिए, कटअप कम जाएगा, टफ है सबके लिए टफ है। इजी में है कि कितना इजी हो सकता है, तो 100 भी कर दें। टफ में जो है वो पेपर उतना ज्यादा वैरी नहीं करता, सबके लिए टफ हो जाता है। तो कभी भी एग्जाम में जब हम बैठेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग उसको देखते हैं, पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो इस अप्रोच से, इस टेम्परामेंट से सॉल्व करेंगे कि हमको जितना आता है हमको उसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। देन हम रिग्रेट नहीं लेके जाएंगे कि अच्छा ये तो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, अच्छा तो ये तो रिवाइज नहीं किया था, अच्छा ये मॉक नहीं लगा, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ किताबों से एग्जाम निकलता तो बहुत लोग निकाल कर बैठे रहते हैं, करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं। मेन चीज हो जाती है कि गाइडेंस। समय बिना गाइडेंस का व्यर्थ होता है। आप गाइडेंस अगर सही ये में है, सही गाइडेंस में है, तो कम समय में बहुत अच्छी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में क्या है कि 10th आप लोग मैक्सिमम लोग तो शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही जो है होंगे शायद से। तो उसमें क्या है कि चैप्टर 5 है 10th की जो ज्योग्राफी है, वो जो है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जो है हमारे फिजियोग्राफी है उसके ऊपर। उसमें जो है अगर आप लोग देखते हैं कि भारत में जो है उसके जो फिजिकल फीचर्स है, कौन कौन से माउंटेन्स है, प्लेटूज है, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, सॉइल, ठीक है, इसके बाद से इंडस्ट्री, उनका लोकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सभी जो चीजें हैं ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और ये चीजें क्या होती हैं कि हम अगर इनको मैप बेस्ड याद करते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लेगा कि सपोज दैट आप राजस्थान से चले हैं और आप जा रहे हैं तो कितने स्टेट्स को आप क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं कि अगर आप मैप देखे होंगे, मैप किए होंगे तो आप कर पाएंगे इसको। फिर कुछ है कि जो बेसिक्स हैं, जैसे कि मान लो कि माउंटेन जो है किस टाइप से बनता है, इसके बाद से ओशन को लेकर के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सब चीजें हैं। एटमॉस्फेयर है,
तो ये सब बेसिक सी चीजें। अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एक जगह पे जो है वो डिग कर खोद रहे हैं, तो ग्रेविटी पड़ेगी या कम? अगर आप जो है उल्टा साइड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटी बढ़ेगी या कम? समझ में आ रहा है? तो दोनों ही सूत्रों में ग्रेविटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा ये चीज है। क्या होता है, हम ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, कभी-कभी चीजें गलत हो जाती है। एक सर्टेन टाइम तक वो दोनों तरफ लिक्विड काम करता है, एक समान काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब आप लोग उस चीज में फिर पढ़ते हैं, समझते हैं। और फिर जो है जब रिवर से, अगर हम जानते हैं कि रिवर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको हम लोग अच्छे से याद करें। और ये क्या होता है, इन सबको आपको एक साथ ध्यान में रखना, तब जाकर क्या होगा कि आप जो है वो सही तरीके से आंसर कर पाएंगे एग्जाम। इकोनॉमी आ जाती है। इकोनॉमी में आपसे पूछ लेगा कि नेशनल इनकम या जीडीपी क्या है। समझ में आ रहा है? अभी करंट अफेयर्स में जो है बजट जो पेश होता है, बजट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस साल जो है इन्फ्लेशन कितना रहा, या बजट में जो है स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम जो है वो लॉन्च करती है। अगर पूछ लेगा कि इस जो है करंट अफेयर्स भी इसका पार्ट है कि ऑपरेशन स्माइल या फिर ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है। समझा रहा है? तो ये सब क्या होता है कि पर्टिकुलर आप एक रूटीन में रहते हैं, पर्टिकुलर जो है आप टेस्ट देते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में जो आप सॉल्व किए वही एग्जाम में आते हैं, आप जो डिस्कस कर रहे हैं वही एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको रिकॉल हो जाता है। आप लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं कि टेस्ट लगाएंगे उसमें 3 ही मार्क्स आया, आपको खुश होना चाहिए। 3 आया तो 97 चीजें आप सीखें, इसलिए टेस्ट से कभी नहीं भागना चाहिए। कभी भी किसी भी टॉपर का इंटरव्यू निकाल कर किसी भी एग्जाम का, कोई कहना है कि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए, मॉक लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए, और हम वेट करते हैं कि सिलेबस पूरा होगा तो जो है हम क्या करेंगे कि टेस्ट ये करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, किसी एग्जाम का सिलेबस पूरा कभी नहीं होता। तो आप इस आशा में बैठेगा तो कभी मॉक नहीं लगा पाएंगे। टॉपिक पढ़िए, मॉक लगाइए, टॉपिक पढ़िए, मॉक लगाइए। अगर ऐसा करते हैं तो जाकर के जीके में एक कमांड बनेगी। और ये रिलेटिव कंपटीशन है, इसमें पीएचडी नहीं करनी है, इसमें हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी नहीं करनी है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्लासरूम में अगर इतने बच्चे बैठे हैं तो इनमें जो सबसे अच्छा है, अगर सबसे अच्छा बच्चा 6 क्वेश्चन सही कर रहा है जीके में, तो हमको 6 से कम तो नहीं करना। अगर 1 लाख लोग बैठे एग्जाम में जीके में, अगर उनका सबका स्कोर 6 आ रहा है और आप 7 लेकर के आए, तो आपको इसलिए थोड़ी रोना है कि मेरा 3 गलत होगा। आपको खुश होना है कि सब 6 करके आए तो मेरा 7 सही है। रिलेटिव कंपटीशन। अगर सब 3 सही करके आए और 4 सही करके आए तो भी आपको खुश होना चाहिए कि 10 में सब 3 किए तो मेरा 4 सही हुआ। इसलिए रोना नहीं है कि नहीं गलत हो, क्योंकि पेपर का लेवल वैसा है। तो हमको रिलेटिवली सबसे आगे रहना है। तो आगे रहने के लिए आपको क्या करना है, तो सिलेबस अच्छे से तैयार करना है, मॉक लगाने हैं, जो क्लास में कराया जा रहा है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो ये सब जो चीजें हैं, इनसे ये जीके का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होगा। किसी से पूछेगा जीके कैसे कंप्लीट होगा, तो बोलेगा जीके क्वेश्चन है कभी कंप्लीट होगा। अरे होता है, जरूर होता है, तरीका होता है उसका। लोग ऐसे ही जो है जीके में 80% स्कोर नहीं करते, पढ़ करके जाते हैं तरीके से, सही तरीके से मॉक लगाते हैं, तब जाकर के वो होता है। समझा रहा है? तो ये एक सर्टेन टाइम डिमांड करता है और आप लोग इन्वॉल्व करते हैं, आते हैं, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि आप लोगों का जो भी सेक्शन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, बेहतर किया जाए, इम्प्रूवमेंट की जाए। और ये सब जो भी तरीके हैं, ये सब जो आपको बताया जाएगा, तो आप खुद रिजल्ट देखें। ठीक है? क्या होता है कि अगर एक दिन हम पेड़ में पानी डाल देंगे तो वो होगा नहीं, पूरा इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? और सर ये चीज़ें कैसे करेंगे, इतना सब कैसे चीज़ होगा, तो क्या 100% सक्सेस है? तो जवाब है 100% तो सक्सेस नहीं है, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में। ठीक है? एक बहुत फेमस लाइन है कि इंसान जो है
इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ परिंदा है, उम्मीदों पे ही उम्मीदों से ही घायल है, उम्मीदों पे ही जिंदा है। ठीक है, तो अगर हम जो है उम्मीद छोड़ देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं है फिर दुनिया में। लेकिन उसी उम्मीद को पकड़ करके अगर मेहनत करते रहते हैं तो वी डेफिनेटली गेट रिजल्ट। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो है ये चीज़ें जो है ट्राई कीजिए। हम लोग और जो भी जीके में क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं, एनसीईआरटी में से ही आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का जो सारा टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, फिर मतलब टेस्ट पेपर से। फिर आप लोग नोट्स बनाएंगे। ये सब चीज़ें आप लोग जब करेंगे तो डेफिनेटली जो है जीके जो है आपका एकदम रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फॉर्मेट क्लास का यही रहेगा, एक टॉपिक पढ़ाया गया और संग संग उसके जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं घटना चक्र के माध्यम से उसको आपको करा दिया जाएगा। क्लास 10th के लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए वो सब करा दिए जाएंगे। देन आपको प्रैक्टिस करके आना है और टेस्ट देना है। इतना अगर आप लोग करते हैं तो मैंने जैसे बोला रिलेटिव कंपटीशन है कि जो सबसे बेस्ट कर रहा है उसे तो आप पीछे नहीं रहेंगे फिर, और आपको उतना ही उसमें चाहे पीएचडी करने जाएंगे तो एक तरफ के सब्जेक्ट क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएगा, तो घूम फिर करके आपका स्कोर गिर जाएगा। तो स्कोर गिरने नहीं देना है, जो कट ऑफ है हमको उससे ऊपर ही रखना। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है जीके से रिलेटेड तो पूछ सकता है।